Assalamu alaikum class. Today we are going to discuss perception. We already discussed sensation, so now the next step is perception. After sensation, the interpretation of information is called perception. जो सेंसरी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं उसको ऑर्गेनाइज करना और उसे इंटरप्रेट करना perception कहलाता है. If we are talking about perception, actually it means the process by which sensory information is actively organized and interpreted by the brain. सो इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ परसेप्शन. अगर हम डेफिनेशन को देखेंगे तो हमें पता चलता है कि जो सेंस इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, और जो हमें समझ आता है कि वो चीज़ क्या है तो उसे हम परसेप्शन कहते हैं. इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल, अगर हमारे सामने एक पेन मौजूद है और अगर हम सबसे कहें कि ये क्या है तो कुछ लोग कहेंगे ये पेन है, कुछ लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग कह देंगे ये ब्लू पेन है, कुछ लोग कहेंगे ये पियानो का पेन है. मतलब पेन एक ही है लेकिन सब लोग अपने एक्सपीरियंस और अपनी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसे इंटरप्रेट कर रहे हैं. तो ये परसेप्शन है. और जो परसेप्शन है वो पर्सन टू पर्सन डिफ़र करती है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन डिपेंड करती है स्टिमुली की कैरेक्टरिस्टिक्स पे और हमारे एक्सपीरियंसेस पे. ये चीज़ें हम फैक्टर जब पढ़ेंगे परसेप्शन के तो डिस्कस करेंगे. क्लास हमें पहले परसेप्शन समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए सेंसेशन अक्कर कैसे करती है. लास्ट लेक्चर में हम लोग सेंसेशन और सेंस ऑर्गन को डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा सेंसेशन के बारे में बता देती हूँ, उसके बाद हम परसेप्शन डिस्कस करेंगे. सेंसेशन कैसे अक्कर करती है? हमारे सेंस ऑर्गन्स के डिफरेंट रिसेप्टर सेल्स हैं. जो रिसेप्टर सेल्स हैं वो सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं और इसको प्रोसेस के लिए भेज देते हैं. तो ये जब ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस के लिए आगे फॉरवर्ड होती है इसे हम सेंसेशन कह देते हैं. और जब यही सेंसेशन वाली इंफॉर्मेशन ब्रेन इंटरप्रेट करता है, ऑर्गेनाइज करता है, तो इसे हम परसेप्शन कहते हैं. Hope you all understand about perception. Now we are going to discuss perceptual process. Perceptual process involve basic 3 steps. Number 1, selection. Number 2, organization. Number 3, interpretation. Selection refers to which of many stimuli that will be perceived. It means कि हमारे इन्वायरमेंट में एट ए टाइम बहुत सारे स्टिमुलस मौजूद होते हैं. हम हर एक को रिस्पॉन्ड नहीं करते. जो हमारा फोकस ऑफ अटेंशन होता है हम उस स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं और उस स्टिमुलाई की इंफॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड करते हैं. नेक्स्ट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन. कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन इनटू सम पैटर्न. हमने एक इसमें होता है क्या ऑर्गेनाइजेशन में, हम जिस स्टिमुलाई की इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके इस पे हम उसे ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, मतलब कि उसको एक पैटर्न की शक्ल दे देते हैं. ठीक है. उसके बाद आता है इंटरप्रिटेशन, अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न. जो सिलेक्टेड स्टिमुलाई की इंफॉर्मेशन को हमने फॉरवर्ड करके ऑर्गेनाइज किया, उस ऑर्गेनाइज पैटर्न को अंडरस्टैंड करना और उससे कोई मतलब निकलना कि ये क्या चीज़ है, उसे हम इस होल प्रोसेस को हम परसेप्शन कहते हैं. एक ही स्टिमुलस को डिफरेंट लोग डिफरेंटली परसीव कर रहे होते हैं. ऐसा क्यों होता है? कि इसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं. फैक्टर कौन कौन से हैं? ऑब्जेक्टिव फैक्टर ऑफ परसेप्शन और सब्जेक्टिव फैक्टर ऑफ परसेप्शन. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव फैक्टर ऑफ परसेप्शन. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव परसेप्शन देन इट मीन इट डिपेंड ऑन द करेक्टरिस्टिक ऑफ स्टिमुलाई. मतलब कि ऑब्जेक्टिव फैक्टर वो होंगे, वो क्या होंगे जो स्टिमुलस की करेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करेंगे कि स्टिमुलस की फॉर एग्जांपल इंटेंसिटी, साइज, डिस्टिंक्ट नोवेलिटी, रिपीटिशन, मूवमेंट, ये सारी जो करेक्टरिस्टिक है ये स्टिमुलस से रिलेटेड है. और सब्जेक्टिव फैक्टर्स कौन से होते हैं? जो इंडिविजुअल से बिलोंग करते हैं, मीन्स कि इंसान के अपने एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड होते हैं, उन्हें हम सब्जेक्टिव फैक्टर्स कहते हैं. इंटेंसिटी, इट इज़ एक्चुअली द पावर, क्वालिटी और स्ट्रेंथ ऑफ अ स्पेसिफिक स्टिमुलाई. फॉर एग्जांपल, कोई भी हम जो साउंड है वो परसीव कर रहे हैं तो उस जितना लाउडर साउंड होगा उतने अच्छे से हम परसीव करेंगे, लेकिन ये हमारे थ्रेशोल्ड के बिटवीन होना चाहिए. इट डजेंट मीन कि बहुत लाउड जो वॉल्यूम है वो हमें जल्द परसीव होगा. इसका मतलब ये है एज़ कम्पेयर टू लोअर वॉल्यूम हमें जो हायर वॉल्यूम है वो हम जल्दी सुन पाते हैं, उसे जल्दी परसीव कर पाते हैं. इसी तरह जो ब्राइट लाइट होती है उसे हम जल्द परसीव कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू डिम लाइट. इवन हम ब्राइट लाइट को डिस्टेंस से दूर से भी परसीव कर लेते हैं. साइज, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट साइज,
तो जो ऑब्जेक्ट साइज में बड़ा होगा उसे हम जल्द परसीव कर लेंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल ऐसी है कि अगर हम लोग न्यूज़पेपर में ऐड देखते हैं, जो एडवर्टीज़मेंट होती है, जो फुल पेज एडवर्टीज़मेंट होती है, वो हम जल्दी परसीव कर लेते हैं, और जो साइड पे एक छोटे कॉलम या ब्लॉक में दी होती हैं उन्हें हम नोटिस नहीं करते। मीन्स कि अगर बड़ी साइज में कोई चीज़ होती है वो हमारा फोकस ऑफ अटेंशन होती है और उसको हम जल्दी परसीव कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मूवमेंट। अगर कोई इन्वायरमेंट मोशनलेस है, स्टिल है, और उसमें कोई चीज़ मूव करना सडनली मूव करती है तो वो जल्द परसीव हो जाती है। फॉर एग्जांपल, एक क्लास में, आपकी क्लास में मौजूद हूँ और आप सब लोग बैठे हुए, और कोई एकदम से खड़ा होकर क्लास में चलना स्टार्ट करता है तो मैं उसे जल्दी परसीव कर लूँगी। इसी तरह अगर हम लोग बैठे हुए हों और किसी ट्री पे कोई बर्ड बैठा हुआ है तो हम उसे परसीव नहीं करते, और जैसे ही वो बर्ड उड़ता है तो हम उसे परसीव कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ बर्ड्स मूवमेंट। नेक्स्ट वन इज़ नोवेलिटी। नोवेलिटी मीन न्यू। जो न्यू चीज़ें होती हैं जो हम फर्स्ट टाइम देख रहे होते हैं उसे हम जल्द परसीव कर लेते हैं, और जिन्हें हम देखते रहते हैं वो हमारी फोकस ऑफ अटेंशन ड्रैग नहीं कर पाती। इट मीन कि जो न्यू चीज़ होती है वो हमें अट्रैक्ट करती है और उसे हम जल्द परसीव कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन ज़्यादा होगा तो हम उसको नोटिस करेंगे। अगर कम ड्यूरेशन की कोई चीज़ होगी वो हो जाएगी और हाँ चली जाएगी, लेकिन अगर किसी चीज़ का ड्यूरेशन ज़्यादा है, कोई हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टेलीविज़न पे कोई ऐड चलती है, कोई एक ऐड एक दफ़ा आ जाती है तो हमें याद नहीं होती, लेकिन अगर वो ऐड ज़रा ज़्यादा टाइम के लिए आती है, वो लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है तो वो हमें याद हो जाती है। वन इज़ रिपीटेशन। जब कोई चीज़ बार बार होती है तो हम उसे अडेप्ट कर लेते हैं, मतलब उस स्टिमुलस पे इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करते। कोई चीज़ एकदम से होती है, न्यू होती है तो हम उसे रिस्पॉन्ड करते हैं। रिपीटेटिव चीज़ को हम एक तरह से वो हमें ज़हन नशीं हो जाती है और उसके बारे में हमें अडेप्ट कर जाते हैं, इसलिए उस पर हम रिस्पॉन्ड नहीं करते। नेक्स्ट वन इज़ अब्रप्ट चेंज। अब्रप्ट चेंज का मतलब है सडन चेंज हो जाना। फॉर एग्जांपल, अगर एक रूम में सॉन्ग प्ले हुआ है तो हम इतना नोटिस नहीं करते, लेकिन अगर उसका वॉल्यूम हम इंक्रीज़ करते हैं बहुत ज़्यादा तो एकदम से हमारी अटेंशन जो है उसकी तरफ चली जाती है। इसी तरह अगर लाइब्रेरी में सब पढ़ रहे हैं और कोई एकदम आके हल्का सा भी बोलता है थोड़ा सा लाउड होके, तो वो सबकी अटेंशन का बाइस बन जाता है और उसे सब परसीव करते हैं। These all are the objective factors of the perception. ये सब वो फैक्टर हैं जो स्टिमुलस की करेक्टरिस्टिक्स की वजह से उससे की वजह से इस परसेप्शन हमारी होती है, इफ़ेक्ट होती है। मतलब कि स्टिमुलस की अपनी करेक्टरिस्टिक्स हैं ये, इसमें इंसान इंडिविजुअल की कोई करेक्टरिस्टिक इन्वॉल्व नहीं है। ये जो स्टिमुलस है, जो स्पेसिफिक स्टिमुलस है जो इंडिविजुअल परसीव कर रहा है, ये उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं और उसकी वजह से परसेप्शन पे इफेक्ट हो रहा है। आफ्टर डिस्कसिंग ऑब्जेक्टिव फैक्टर देन कम टू द सब्जेक्टिव फैक्टर। सब्जेक्टिव फैक्टर क्या होते हैं? जो सब्जेक्टिव फैक्टर को हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसीवर भी कह सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जो परसेप्शन जो है ना वो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टिमुलस की बजाय ना करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ परसीवर की वजह से इफेक्ट हो रहे होते हैं। अब परसीवर मीन क्या होता है? परसीवर मीन वो इंडिविजुअल है जो किसी भी चीज़ को देख रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन ले रहा है, या उसको हम आसान वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि जो किसी चीज़ को परसीव कर रहा है। ठीक है, ये जो फैक्टर्स हैं ये कोई एक फैक्टर भी इन्वॉल्व हो सकता है परसेप्शन को अफेक्ट करने में, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। कई दफ़ा ये क्या होता है कि सिर्फ सब्जेक्टिव फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, परसेप्शन पे इफेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फैक्टर दोनों ही परसेप्शन को इफेक्ट कर रहे हैं। तो सब्जेक्टिव फैक्टर कौन कौन से हो जाते हैं? मोटिव, नीड, पास्ट एक्सपीरियंसेस, एज, प्रिपरेटरी सेट मीन्स के मेंटल स्टेट, और सोशल और कल्चरल फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर इज मोटिव्स एंड नीड्स। मोटिव और नीड्स का क्या मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि हम वो चीज़ सुनते या देखते हैं जो हम देखना या सुनना चाहते हैं। मतलब कि जो चीज़ हमें मोटिवेट करेगी या जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होगी हम उसको जल्द परसीव कर लेंगे। मतलब ये हमारे मोटिव और नीड पे डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोगों को भूख लग रही है और हम लोग कॉलेज से आते हैं तो घर आते ही सबसे पहले हमें जो है ना खाने की स्मेल हमें ना परसीव होती है कि आज ये चीज़ पकी हुई। ये क्या होता है? ये हमारी नीड है। इसी तरह मोटिवेशन और नीड बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं परसेप्शन पे।
इसी तरह अगर हम लोगों का कोई पसंद का ड्रामा या मूवी आने का टाइम होता है, तो जैसे ही उसका म्यूज़िक आता है तो हम लोग जल्दी से उसे परसीव कर लेते हैं कि हाँ ये हमारा ड्रामा लग गया या हमारी मूवी लग गई। वो किस लिए होता है? क्योंकि हम मोटिवेट होते हैं कि हमने अपनी मूवी देखनी है या ड्रामा देखनी है। तो हमारी नीड्स और मोटिव हमारे परसेप्शन में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। इंटरेस्ट एंड वैल्यूज़ आल्सो इफेक्ट द परसेप्शन। हम लोगों का जो इंटरेस्ट होता है, हम लोग वो चीज़ जल्दी से परसीव कर लेते हैं। हमारा इंटरेस्ट हमें हमारे इंटरेस्ट की चीज़ों को परसीव करने में हेल्प आउट करता है। फॉर एग्जांपल, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि अगर कोई बॉटनी का प्रोफेसर पार्क में बैठा हुआ है तो वो सबसे पहले फ्लोरा मतलब फ्लावर्स को या प्लांट्स को देखेगा, उनको वो उसे उन्हें परसीव करेगा। और इसी तरह अगर कोई और किसी और फील्ड से रिलेटेड इंडिविजुअल है, फॉर एग्जांपल अगर साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई इंसान वहाँ बैठा हुआ है, तो वो लोगों को देखेगा कि कोई लोग एक दूसरे के साथ कैसा बिहेव करें, वो ऑब्जर्वेशन करेगा। इसी तरह डिफरेंट फील्ड के लोग एक ही जगह पे डिफरेंटली चीज़ें परसीव कर रहे होते हैं। वो डिपेंड करते हैं उनके इंटरेस्ट पे। इस पास्ट एक्सपीरियंस, हमारी जो डेली लाइफ में हम लोग कोई भी चीज़ परसीव कर रहे होते हैं, वो हम कई दफ़ा अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेस पर भी उसको परसीव कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम आसमान पे कोई चीज़ लाइट देखते हैं तो हम हल्का सा देख के ये परसीव कर लेते हैं ये एरोप्लेन होगा। बेशक हम उसे अच्छे से परसीव नहीं करते, लेकिन हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से हम लोगों को ये लगता है कि वो एरोप्लेन ही होगा। ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। परसेप्शन जस्ट रिलेटेड टू देखना नहीं होता, हमारी फीलिंग्स भी होती हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है किसी चीज़ के साथ हमारे जो इमोशंस हैं अच्छे नहीं होते, तो जब भी हम वो चीज़ परसीव करते हैं तो हमें हमारे इमोशंस वैसे ही हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करते हैं हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस पे। नेक्स्ट वन इज़ एज। एज भी परसेप्शन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। अब एक छोटा बच्चा चीज़ कैसे परसीव करता है चीज़ों को और एक अडल्ट कैसे परसीव करता है, ये टोटली डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जो बच्चा है वो अगर किसी गोल चीज़ को देखता है तो वो उसे बॉल समझता है। अगर वो एप्पल को भी देखेगा तो वो कहेगा ये बॉल, ये अगर उसने पहले एप्पल नहीं देखा तो। लेकिन जो अडल्ट होते हैं या जो मेच्योर होते हैं, उन लोगों की परसेप्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके एक्सपीरियंसेस के साथ साथ बहुत चेंज हो जाती है। बच्चे चीज़ों को डिफरेंटली परसीव कर रहे होते हैं, बड़े डिफरेंटली परसीव कर रहे होते हैं और बुजुर्ग डिफरेंटली परसीव कर रहे होते हैं। मतलब एज का हमारी परसेप्शन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चा गाड़ी में बैठे और साथ एक बड़ा बैठा है, तो जो छोटा बच्चा है ना वो ये समझता है कि जो बाहर चीज़ें हैं ना वो चल रही हैं, लेकिन जो बड़ा होता है उसे पता होता है कि हमारी जो कार है वो मूव कर रही है, जो बाहर चीज़ें हैं वो स्टिल हैं। ये क्या है? परसेप्शन क्यों इफेक्ट हो रही है? एज की वजह से। बच्चों को इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता, उनका एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो डिफरेंटली चीज़ों को परसीव कर रहे होते हैं, बड़े डिफरेंटली परसीव कर रहे होते हैं। जैसे कि आपकी बुक में मेंशन है कि जो बच्चे हैं वो जब मून को देखते हैं तो वो उसे डिफरेंटली परसीव कर रहे होते हैं। बड़ों को पता होता है ये चाँद है, उनके लिए परसेप्शन, उनकी इमोशन डिफरेंट होता है, लेकिन बच्चों के लिए उससे उसकी परसेप्शन डिफरेंट होती है। वन इज़ प्रिपरेटरी स्टेट, इट मीन के मेंटल स्टेट। इंसान की जो मेंटल स्टेट है वो भी परसेप्शन को बहुत असरअंदाज होती है। अब इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं, अगर तो आप लोग किसी चीज़ को परसीव करना चाहते हैं, मतलब आपको पता है कि कोई आने वाला है, तो आप की जो अटेंशन होती है वो गेट की तरफ होगी, डोर की तरफ होगी कि कोई आने वाला है, हमने उससे रिसीव करना है। लेकिन अगर आप नॉर्मली बैठे हो, कोई आ भी जाए तो आपको कई दफ़ा पता ही नहीं चलता, वो रूम में आ जाता है तब आपको पता चलता है। इट्स मीन कि अगर आप मेंटली प्रिपेयर होते हो तो आप उसे जल्दी परसीव कर लेते हो, और अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होते तो परसेप्शन मतलब वो आपको आएगा तब देखोगे तब परसीव करोगे। लेकिन ऐसा मतलब फॉर एग्जांपल, अगर एक रूम में हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड अगर कॉल का वेट कर रहा है तो फ़ोन आते ही, फ़ोन की बेल होते ही वो उसे पता है कि मेरा फ़ोन आना है, लेकिन उसकी जो वाइफ है वो हो सकता है वो बेल को परसीव ही ना करे। तो ये क्या किस वजह से हुआ? क्योंकि मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, उनका मेंटल स्टेट जो था उसने परसेप्शन को असरअंदाज किया। ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स की बात आ जाते हैं कल्चर और सोशल फैक्टर्स। कल्चरल सोशल फैक्टर्स जो है वो भी परसेप्शन पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन इनको आपको इतना डीपली करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझें सोशल वैल्यूज़ कैसे डिफरेंट होती हैं। हर जो सोसाइटी है वहाँ पे गुड और बैड का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। कुछ चीज़ें जो हमारे
हमारी सोसाइटी में बुरी समझी जाती हैं, लेकिन वो दूसरी सोसाइटीज़ में अच्छी समझी जाती हैं कि हमारी सोशल वैल्यूज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग एज अ मुस्लिम अल्कोहल हमारे लिए मना है, लेकिन अगर हम लोग आउट ऑफ कंट्री अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा चले जाएं तो वहाँ पे ये चीज़ें नॉर्मल ली जाती हैं, उनके लिए ये कोई बुराई नहीं। तो ये क्या होती हैं? सोशल वैल्यू। इसी तरह हमारी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं या जो हमारे बिलीव्स हैं या प्रेजुडिस हैं, वो भी डिफरेंट होते हैं। हर सोसाइटी के, हर रिलीजन की सोशल और कल्चरल वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं, ठीक है। और इससे हमारी परसेप्शन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोगों के हाँ एक कॉन्सेप्ट है कि जो नमाज़ पढ़ता है, रोज़ा रखता है, वो अच्छा है, तो हम उसी पे उसे परसीव करते हैं, ये बहुत अच्छे करेक्टर का मालिक होगा। लेकिन अगर कोई फॉरेनर किसी के करेक्टर को परसीव करना चाहता है या जज करना चाहता है, तो उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट है। इसी तरह सोशल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। आपको जस्ट ये समझने की ज़रूरत है कि सोशल वैल्यूज़ होती क्या हैं। इसे अगर आप नहीं भी करेंगे, आप लोगों ने फैक्टर्स में सिर्फ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स करने हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टाइप ऑफ परसेप्शंस पे। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ परसेप्शन: फॉर्म परसेप्शन, साइज परसेप्शन, मोशन परसेप्शन, डेप्थ परसेप्शन एंड टाइम परसेप्शन। कि हम चीज़ों को परसीव कैसे करते हैं, तो इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर्म परसेप्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर्म परसेप्शन। फॉर्म परसेप्शन क्या होती है? इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ये साइज़ और शेप की बात कर रहे होते हैं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ परसेप्शन है। इसमें हम चीज़ों को एज अ होल ले रहे होते हैं। ये नहीं है कि हम पार्ट्स में किसी चीज़ को परसीव करते हैं, हम एज अ होल चीज़ों को परसीव करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई बुक देखते हैं तो वो बुक है, अगर ग्लास है तो हम उसे एज अ ग्लास परसीव करेंगे। मोबाइल फ़ोन है तो हम उसे एज अ मोबाइल फ़ोन ही लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर हम बुक देख रहे हैं तो हम कहेंगे ये पेजेस हैं या ये ब्लैक और वाइट कलर का इसके कॉम्बिनेशन में कुछ है। मतलब बुक को हम एज अ होल बुक ही परसीव करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को परसीव करें तो उसके पार्ट्स को अलग अलग परसीव करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर हम वॉल क्लॉक देखते हैं तो हम उसे एज अ वॉल क्लॉक ही देखते हैं। ये नहीं है कि हम कहते हैं इसके अंदर नीडल्स हैं, इसके अंदर नंबर्स हैं, इसका फ्रेम है। तो ऐसा नहीं है। ये गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट का कॉन्सेप्ट है, जो जिनका कहना ये था कि जो परसेप्शन है वो एज अ होल होती है, इन पार्ट्स नहीं होती। तो एज अ होल परसीव करना बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू पार्ट्स में परसीव करना। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर हमने बुक को परसीव किया तो हम एज अ होल बुक ही परसीव कर रहे हैं ना, हम उसके पार्ट्स तो परसीव नहीं कर रहे, हम उसे एज अ होल ही परसीव करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई चीज़ हाफ भी नज़र आ रही हो तो हम उसे फुल ही परसीव कर लेते हैं। कि अगर पेन की कैप नहीं है तो हम उसे पेन एज अ होल ही परसीव करते हैं। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हाफ एप्पल पड़ा है तो हम उसे एज अ होल एप्पल ही परसीव करेंगे। तो ये फॉर्म परसेप्शन होती है। ये गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट का कॉन्सेप्ट था। गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट में वेक्सवर्थ-डाइमंड ने डिफरेंट प्रिंसिपल बताए थे, जिनको हम गेस्टाल्ट प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन भी कहते हैं और इनको हम लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल परसेप्शन भी कहा जाता है। ठीक है। इन प्रिंसिपल में क्या क्या शामिल होता है? सिमिलैरिटी, प्रॉक्सिमिटी, कॉन्टिन्यूटी, क्लियर, सिंप्लिसिटी, गुड फिगर। ये सब प्रिंसिपल जो हैं ये लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल हैं। मतलब कि इनकी अगर हम इन प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करते हैं तो हमें फॉर्म ऑफ परसेप्शन की अच्छे से समझ आ जाएगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन और गेस्टाल्ट प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस फिगर एंड ग्राउंड। फिगर एंड ग्राउंड परसेप्शन क्या होती है? फिगर ग्राउंड मीन्स हमारी जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो फुल ऑफ स्टिमुला है, लेकिन हम हर चीज़ को परसीव नहीं करते। बेशक वो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद होता है, लेकिन हमारे इंटरेस्ट और हमारे डिफरेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग हम लोग वो चीज़ें परसीव करते हैं जो हमारे इंटरेस्ट या हमारे नीड के अकॉर्डिंग होती हैं। ठीक है। या तो फिर वो स्टिमुलाई की अपनी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसकी वजह से हम उसे परसीव कर लेते हैं। फिगर एंड ग्राउंड में क्या होता है? इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि क्लासरूम में जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो जो क्लासरूम में सब लोग मौजूद होते हैं, टीचर भी होते हैं, स्टूडेंट भी होते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट हैं, अगर स्टूडेंट ध्यान से लेक्चर सुन रहे हैं तो जो स्टूडेंट हैं वो क्या हो जाएंगे? ग्राउंड हो जाएंगे, और जो टीचर है वो फिगर हो जाएगा, क्योंकि फोकस ऑफ अटेंशन कौन है? टीचर है।
तो जो एक्चुअली हम ये कह सकते हैं जो चीज़ फोकस ऑफ अटेंशन होती है वो फिगर हो जाती है और बाकी सब कुछ ग्राउंड में चला जाता है। तो जो जिस चीज़ को हम परसीव कर रहे हैं वो फिगर है और बाकी चीज़ें ग्राउंड में। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें परसीव नहीं कर पाते जो चीज़ें ग्राउंड में होती हैं, लेकिन जैसे ही हमारी फोकस ऑफ अटेंशन चेंज होती है तो जो चीज़ पहले फिगर में थी वो ग्राउंड हो जाएगी और जो ग्राउंड में थी वो फिगर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट टीचर का लेक्चर अटेंटिवली नहीं सुन रहे हैं तो क्या होगा कि टीचर जो है वो भी एक ग्राउंड होगा, ग्राउंड फॉर्म होगी, वो फिगर नहीं होगी। जिस चीज़ पे स्टूडेंट फोकस कर रहे हैं वो उनका फिगर होगा और बाकी सब कुछ ग्राउंड में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा जाता है और सब लोग वो देख रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, फिगर हो जाएगा और बाकी सब कुछ ग्राउंड हो जाएगा। तो जो फोकस ऑफ अटेंशन चीज़ होती है वो ग्राउंड फिगर हो जाती है और बाकी सब कुछ ग्राउंड हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें ग्राउंड में होती हैं वो कभी फिगर में नहीं आ सकती। जैसे ही हमारी फोकस ऑफ अटेंशन चेंज होगी वो फिगर हो जाएंगी। एग्जाम्पल, सब स्टूडेंट जो हैं वो ग्राउंड हैं लेकिन टीचर फिगर है। जैसे ही टीचर किसी स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन करता है तो सब स्टूडेंट उस स्टूडेंट की तरफ अटेंटिव हो जाते हैं। तो क्या होता है, वो स्टूडेंट फिगर हो गया और बाकी सब ग्राउंड में चले गए, इवन टीचर भी, क्योंकि सबकी फोकस ऑफ अटेंशन उस स्टूडेंट की तरफ होगी जिससे टीचर ने क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट वन इज़ प्रॉक्सिमिटी। वो स्टिमुलाई जो एक साथ करीब करीब मौजूद हैं उनको उनकी सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स की वजह से एज अ होल परसीव किया जाएगा, तो वो प्रॉक्सिमिटी में आ जाता है। अगर हम कॉन्टिन्यूटी की बात करें, जो पैटर्न जिस तरह बना होता है हम उसे ऐसे ही परसीव करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर डॉट्स में है तो हम उसे एज उन्हीं डॉट्स में परसीव करेंगे। इसकी एग्जांपल कैसे है कि कभी अगर आप लोगों ने छोटे बच्चों की ट्रेसिंग बुक्स देखी हैं तो उन्हें जब अल्फ़ाबेट्स सिखाए जाते हैं तो उसमें अल्फ़ाबेट्स में लिखे होते हैं लेकिन उनमें गैप्स होते हैं, तो उसे हम अल्फ़ाबेट्स ही हम उन्हें ऐसे ही डॉट्स में ही परसीव कर रहे होते हैं और हम ये बता सकते हैं कि वो क्या चीज़ है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूटी। नेक्स्ट वन इज़ ग्लोयर। ग्लोयर मतलब कि अगर कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप बनी हुई है और अगर उसका कोई पार्ट मिसिंग है तो हम उसे एज अ होल परसीव करेंगे। ऐसा नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई सर्कल ड्रॉ किया हुआ है डॉट्स के साथ तो हम उसे एज अ होल सर्कल ही परसीव करेंगे। कई दफ़ा आपने बच्चों की बुक्स में देखा होगा कि इनकम्प्लीट पिक्चर्स बनी हुई होती हैं तो हम थोड़े से अगर कोई उसका पोर्शन मिस भी हो तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो क्या चीज़ है, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्लियर। नेक्स्ट वन इज सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी में क्या होता है कि जो सिंपल फिगर हैं हम उन्हें पहले परसीव कर लेते हैं। अगर दो तीन फिगर्स हैं और अगर उनमें कोई दो सिंपल फिगर हैं तो हम उन्हें पहले परसीव कर लेंगे और जो रह जाएगी वो बाद में परसीव होगी। दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ सिंप्लिसिटी। जो सिंपल चीज़